नमस्कार, एसटीजे लाइव में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 देख रहे हैं। ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और इसका ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देख रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जो बोर्ड एग्जाम 2025 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। और ये बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वीवीआई सारे इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 1 से है। हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आप हमारे साथ प्रैक्टिस कर भी रहे हैं। और आप एनालिसिस कर पाएँगे कि आप कितना अपने आप को सिक्योर कर पाए हैं तैयारी में। फिर हम लोग जब बोर्ड एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक होगा, तो हम सेट वाइज़ प्रैक्टिस करवाएँगे जिसमें पूरा मिक्स अप रहेगा। आपको 30 नंबर ऑब्जेक्टिव देने वाला है, तो ये कमतर नहीं होता है, इसे कमतर नहीं आकिएगा। तो देर ना करते हुए पहला सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण के निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या था? भूमि निम्नीकरण का मतलब है ज़मीन का निम्नीकरण हो जाना, कम हो जाना। गहन खेती, वनोन्मूलन, सिंचाई या अति पशुचालन। तो अधिक अधिक सिंचाई होने के कारण क्या हुआ? अधिक सिंचाई हुई, इसके कारण क्या हुआ? भूमि का जो है बहाव हो गया। भूमि जो है, मिट्टी जो है वो कट के बह गई और मिट्टी के कटाव होने के कारण क्या हुआ? अधिक से अधिक मिट्टियाँ बह के या तो नदी बन गई या तो बहुत ज़्यादा उसका ह्रास हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि अधिक सिंचाई जो है भूमि निम्नीकरण का पंजाब में एक मुख्य कारण रहा। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार यानी सोपानी खेती कहा जाता है? तो यहाँ से आप एक चीज़ समझें कि सीढ़ीदार खेती को एक और नाम से जाना जाता है, सोपान खेती। तो उत्तराखंड, किसमें? उत्तराखंड। सीढ़ीदार खेती क्या होता है? एक ऊँचा-सा पहाड़ होता है, कुछ खेत यहाँ लगाए जाते हैं, फिर इस ऊँचाई वाले लगाए जाते हैं, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। इस तरह की खेती को क्या कहा जाता है? सीढ़ीदार खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सीढ़ीदार खेती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? जम्मू-कश्मीर, गुजरात, राजस्थान या झारखंड? तो गुजरात में क्या पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है? नवीकरणीय योग्य संसाधन किसको कहते हैं? जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। 2 तरह के संसाधन होते हैं, एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन और एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन, ठीक है? अनवीकरणीय संसाधन, यानी अनवीकरण संसाधन जिसको बोलते हैं, जिसे पुनः प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता है। तो वन, जल, पवन ऊर्जा और इनमें से सभी, तो ये सारे नवीकरणीय योग्य संसाधन, इसलिए हम लोग इसके आंसर में इनमें से सभी जाएँगे। निम्न में से कौन-सा राष्ट्रीय संसाधन है? निम्न में से कौन राष्ट्रीय संसाधन है? देखिए, राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं? जो पूरे देश के लिए मतलब पूरे राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण संसाधन में से एक है। तो बाघ ज़रूरत नहीं है पूरे देश के लिए। हाँ, बाघ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन पूरे देश की शमशान घाट नहीं। चारण भूमि जहाँ चराए जाते हैं ज़मीन मतलब जहाँ पशुचारण होता है, तो ये भी नहीं। लेकिन जल संसाधन ये है, वो एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में प्रस्तुत है। सवाल नंबर 6, निम्नांकित में से कौन-सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? प्राकृतिक संसाधन किसको कहेंगे? जो प्रकृति के द्वारा यानी नेचर के द्वारा बनाया गया हो, वो उसे प्राकृतिक संसाधन कहेंगे। लेकिन जो नेचर के द्वारा नहीं बना हुआ है, वो प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। यानी यहाँ पूछ रहा है प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? तो जल देखिए नेचर के द्वारा बनाया गया है, प्राकृतिक संसाधन है। खनिज प्राकृतिक संसाधन है, भूमि ये भी प्राकृतिक संसाधन है, यानी इसका आंसर होगा भवन। क्या होगा इसका आंसर? भवन। भवन क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 7 नंबर। इनमें से कौन एक संसाधन नवीकरणीय नवीकरणीय संसाधन है? यानी सवाल देखिए वही था नवीकरणीय संसाधन, लेकिन इसमें ऑप्शन बदला हुआ है। पूछ रहा है कि इनमें से कौन-सा एक नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन के बारे में बताया अभी हम कि जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वैसे संसाधन जिसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। तो देखिए, गैस पुनः नहीं प्राप्त कर सकते हैं, कोयला ये भी नहीं पुनः प्राप्त कर सकते हैं, खनिज तेल ये भी पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्वारीय ऊर्जा को जो ज्वार भाटा से उत्पन्न ऊर्जा होती है, उसे पुनः प्राप्त करना संभव है, इसलिए हम इसे
ज्वारीय ऊर्जा को क्या कहेंगे हम लोग? नवीकरणीय योग्य संसाधन कहेंगे। ठीक है? ये 4 ऑप्शन में थे। सवाल नंबर 8, नवीकरणीय योग्य संसाधन के उदाहरण देखिए, सवाल वही है, सिर्फ ऑप्शन बदला जा रहा है। आप इस बात को ध्यान देखिए, इसका मतलब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नवीकरणीय योग्य संसाधन का एक उदाहरण है सौर ऊर्जा, बॉक्साइड, कोयला या पेट्रोल। देखिए दुनिया में सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन वर्तमान समय में सौर ऊर्जा के बारे में खत्म होने की संभावनाएं बहुत कम है। तो सौर ऊर्जा जो है, यानी सूर्य सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, ये एक नवीकरणीय संसाधन का एक अद्भुत उदाहरण है जो हमारे बीच है। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क यानी लोहा से प्राप्त होने वाला अयस्क, वो किस प्रकार का संसाधन है? तो आपको पता होना चाहिए कि लौह जो है वो जमीन के अंदर से प्राप्त होता है, बॉक्साइड नामक चीजों से प्राप्त होता है, और ये एक समय ना एक समय ऐसा आएगा जब ये पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसलिए हम कहेंगे ये न अनवीकरणीय योग्य संसाधन है, यानी नवीकरणीय नहीं है। ठीक है? यह एक समय ना एक समय क्या हो जाएगी? पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, पूरी तरह खत्म हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि इसका खनन बंद करना पड़ेगा और हमारे पास लौह अयस्क नहीं होंगे। अल्टरनेटिव साधन इसके लिए कुछ ना कुछ उपलब्ध होगा। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि ज्वारीय ऊर्जा जो है वह नवीकरणीय संसाधन है। क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है? लेकिन यह नवीकरणीय कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। पहला में ऑप्शन है पुनः पूर्ति योग्य, दूसरा में ऑप्शन है मानवीकृत, तीसरा में ऑप्शन है अजैव और चौथा में ऑप्शन अचक्रीय। तो आपके दिमाग में लग रहा हो कि नवीकरणीय वहां पर है, अब क्या है? तो अभी हम बताएं कि नवीकरणीय संसाधन उसे कहते हैं जिसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है पुनः पूर्ति योग्य, यानी पुनः पूर्ति योग्य है ये, इसका मतलब इसे पुनः प्राप्त किया ही जा सकता है। तो पहला ऑप्शन है। इस तरह के क्वेश्चन से आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करके गलती करवाने की संभावनाएं बहुत होती है, इसलिए आप रिवीजन जब करते रहेंगे हमारे साथ तो ये गलती नहीं होगी। सवाल नंबर 11, पूर्वी तट के नदी डेल्टा में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जो पूर्वी तट की नदी डेल्टा है, यानी डेल्टा किसको बोलते हैं? जब 2 या 3 नदियां एक समूह में आके मिलती हैं तो इस जगह जो भाग बनता है उसे डेल्टा कहा जाता है। ठीक है? तो पूर्वी तट की नदी डेल्टा में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या लेटराइट मृदा? तो इसमें होगा जलोढ़ मृदा। क्या होगा? जलोढ़ मृदा। ठीक है? सवाल नंबर 12, निम्नीकरण नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है। नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं है, यानी कौन सा संसाधन है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो देखिए सौर ऊर्जा को तो प्राप्त किया जा सकता है, पवन ऊर्जा को भी प्राप्त किया ही जा रहा है, जल ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन मतलब लकड़ी, कोयला जो जल के नष्ट हो जा सकते, जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं आजकल। तो जीवाश्म के रूप में कौन कौन आता है? जीवाश्म के रूप में आता है लकड़ी, कोयला, ये सारे ईंधन जो है वो पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, इसलिए ये हम लोग के लिए नवीकरणीय योग्य संसाधन नहीं होगा। सवाल नंबर 13, निम्नांकित में से कौन सा जैव संसाधन है? जैव संसाधन कौन जो है वो जैव संसाधन? जैव संसाधन का मतलब है कि जो जैविक रूप से बना हुआ है। तो भूमि देखिए निर्जीव है, जल निर्जीव है, चट्टान भी निर्जीव है, तो मानव इसमें बचता है जो जैव संसाधन के रूप में है। तो मानव यानी जैविक रूप से बना हुआ मानव है, जैव संसाधन है, इसलिए इसे जैव संसाधन कहा जाता है। सवाल नंबर 14, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? कपास उत्पादन के लिए काली मृदा, जहां इसीलिए आप देखेंगे कि सूरत में, गुजरात का एक शहर है सूरत, जिसमें बहुत अधिक कपड़ा मिले हैं। क्यों? क्योंकि सूरत के किनारे वाले इलाके में कपास की बहुत खेती होती है, साथ साथ में वहां जो है बड़े बड़े बंदरगाह हैं जिससे आसानी से खेती में मदद मिलता है, इसलिए वहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा है कपड़ा का, और इसलिए सूरत में कपड़ा का मिल ज़्यादा है। ठीक है? तो कुछ ना कुछ कारण होता है, हम लोग कभी इस बारे में सोचते नहीं हैं कि आखिर सूरत में ही क्यों फैक्ट्री है, झारखंड में कपड़ा का मिल का फैक्ट्री क्यों नहीं है? क्योंकि संसाधन उपलब्ध वहाँ आसानी से है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से
कौन सी मृदा आम तौर पर रेतीली और लवणीय होती है? रेतीली मतलब जहाँ बालू पाई जाती है और लवणीय मतलब जहाँ लवण होता है। तो निम्न में से कौन सा मृदा आम तौर पर रेतीली और लवणीय होती है? रेत और मतलब कैसे रेतीली मतलब जहाँ बालू का अंश होता है, लवण का मतलब जिसे खाने में खारा लगे, नमक के जैसा। मरुस्थलीय मृदा, लेटराइट मृदा, वन मृदा या लाल एवं पीली मृदा? तो इसका आंसर होगा मरुस्थलीय मृदा। ठीक है। सवाल नंबर 16, निम्नलिखित में से किस तरीके द्वारा मृदा संरक्षण नहीं होता है? यानी कौन सा तरीका है जिससे मृदा संरक्षण नहीं होता है? समोच्च जुताई, जुताई करके जो इस तरह से हम लोग खेत को जुताई करते हैं, उससे क्या होता है मिट्टी का बहाव रुक जाता है। पट्टी कृषि, एक लेयर के जो कृषि का आता है। रक्षक मेखला बनाना, मेड़ बनाना या स्थिति बनाना। ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाना, नहीं। अगर एक ढाल है ऊपर से जमीन ऊपर से और ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ऐसे हल चला देंगे सीधा, जैसे देखिए कभी हल ऐसे ऐसे चलाए जाते हैं, तो ऐसे ऐसे हल चला दिया जाए तो क्या होगा, पानी अगर आएगा तो सारा मिट्टी को जमीन के नीचे बहा के ले जाएगा। इसलिए ऑप्शन होगा ये गलत ऑप्शन है और हम लोग इसी को कर लगाएंगे। ठीक है। सवाल नंबर 17, जून 1992 में ब्राजील में किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? यानी जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो रियो डी जेनेरो, ये नाम याद रखिएगा हमेशा। रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो, ये एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको आप याद रखिएगा, रियो डी जेनेरियो। ठीक है। सवाल नंबर 18, भारत में भूमि का कितना परसेंट भाग भू क्षेत्र के मैदान के रूप में है? भारत में भूमि का कितना परसेंट भाग भू क्षेत्र के मैदान के रूप में है, यानी वो मैदानी क्षेत्र है, तो वो 43% भाग है। कितना है? तो 43% भाग है। सवाल नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक संसाधनों का एक उदाहरण है? हमें कुछ देर पहले बताए थे जैविक संसाधन उसे कहेंगे जिसमें मोटा मोटी आप समझ के रखिए कि जान हो। ठीक है। तो देखिए चट्टान में जान नहीं है, लोहा में जान नहीं है, सोना में भी जान नहीं है, तो यहाँ पशु होगा। एक नॉर्मल सा चीजें याद रखेंगे। ठीक है। तो एक नॉर्मल सा चीज, जब भी जैव या जैविक संसाधन का बात करेगा, जैव या जैविक, तो हम लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि जिसमें प्राण हो, जिसमें जान हो, वो जैविक संसाधन का मुख्य रूप से महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। सड़कें व नहरें किस प्रकार की संसाधन है? सड़कें व नहरें किस प्रकार के संसाधन है? तो सड़क किसके लिए बनाई जाती है? सभी के लिए। नहर किसके लिए बनाई जाती है? सभी के लिए। तो व्यक्तिगत तो नहीं होगा। विकसित संसाधन जो विकास के बारे में बात कर रहा है, ये भी तो नहीं संभावना है, क्योंकि कभी-कभी सड़कें विकास को रोकती भी है, लोगों का घर तोड़ देती है, कुछ और कर देती है। नहरें कई गाँव बहा देती हैं। सामुदायिक स्वामित्व संसाधन किसी समुदाय का नहीं होगा तो राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे इसे, क्योंकि ये एक राज्य को, एक शहर को दूसरे शहर से कनेक्ट करने काम करता है, एक राज्य को दूसरे राज्य से कनेक्ट करने का काम करता है, इसलिए ये राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। आगे, इस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। देखिए, काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती, इसका मतलब ये है कि इसमें से 3 ऐसे राज्य होंगे जिसमें काली मृदा पाई जाती होगी कहीं न कहीं बड़ी मात्रा में या छोटी मात्रा में। तो गुजरात में तो पाई जाती है, हमको पता था, तो एक तो ऑप्शन जान गए हम लोग। महाराष्ट्र में ही पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो राजस्थान में काली मृदा नहीं पाई जाती है। ठीक है? सवाल नंबर 22, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, मतलब फैक्ट्रियाँ उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? बहुत लंबा-चौड़ा भाषण दे दिया गया, लेकिन आप समझिए कि बोल रहे हैं कि हमारे पर्यावरण में जो प्रत्येक वस्तु, जो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए उपयोग की जाती है, जिसको बनाने के लिए हमारे पास फैक्ट्रियाँ भी उपलब्ध हैं, संभाव्य है, आर्थिक रूप से संभाव्य है, सांस्कृतिक रूप से मान्य भी है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं, जो हमारे कामों को आसान करे। भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? देखिए, जमीन के निम्नीकरण में, जमीन को
बहा ले जाने में, कम करने में किसकी भूमिका नहीं है? तो वनों को काटने से भूमि निम्नीकरण होता है, ठीक है? अति पशुचारण से भी भूमि निम्नीकरण हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा पशुचारण होगा तो घास निकल जाएँगे, तो पानी जब आएगा तो ज़मीन को बहा कर ले जाएगा, मिट्टी को बहा कर ले जाएगा। खनन करने से तो भूमि निम्नीकरण होता ही होता है। मधुमक्खी के पालन करने से भूमि निम्नीकरण नहीं होता है, क्योंकि ये ज़मीन को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता है। सवाल नंबर 24, आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है, ठीक है? सवाल बहुत ध्यान से समझिएगा। आपके घर में एक दूध देने वाली गाय है। आप इसे किस तरह का संसाधन कहेंगे? देखिए, हमने क्या बताया कि जिसमें जान हो, तो दूध देने वाली गाय में जान होती है, यानी गाय का बात कर रहा है, तो जैव संसाधन होगा या जैविक संसाधन होगा, ठीक है? जिस भूमि पर खेती की जाती है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, जिस भूमि पर खेती की जाती है, उसे खेती योग्य भूमि कहते हैं। तो यहाँ कृषि योग्य भूमि दिया हुआ है, तो कृषि योग्य भूमि कहेंगे। क्या कहेंगे? तो कृषि योग्य भूमि, ठीक है? कृषि योग्य भूमि, कोई दिक्कत नहीं। इनमें से कौन-सा नवीकरणीय संसाधन नहीं है? नवीकरणीय संसाधन नहीं है, यानी जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जल है, पवन है, सौर है, कोयला नहीं है। क्या होगा? कोयला नहीं होगा, ठीक है? सवाल नंबर 27, कितने किलोमीटर के बाद देश के महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं है? यानी कितने किलोमीटर के बाद देश के महासागरीय संसाधन पर अधिकार नहीं, यानी हमारे देश में जो महासागर छूती है, उसका कितने किलोमीटर तक हमारे संसाधन का अधिकार होता है? तो ये 200 किलोमीटर तक, यानी ये मान लीजिए हमारा महासागर है और हमारा देश इस जगह पे, तो यहाँ से हम लोग 200 किलोमीटर तक पूरा रेडियस में जो है वो हमारा ही होगा, और इस पर निकलने वाला जो भी संसाधन होगा वो हमारा होगा। ऐसा सभी देशों ने मिलकर तय किया है। भारत का कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार है? तो 27% भाग पर। कितना? तो 27% भाग पर क्या है? पठार है। मृदा अपरदन का कौन सा कारण नहीं है? मृदा अपरदन यानी मिट्टी का कटना, मिट्टी का बहना, मिट्टी का बाहर निकलना, मिट्टी का बह जाना, इसमें से कौन सा कारक नहीं? यानी 3 कारक होगा, एक कारक नहीं होगा। जल, वायु, हिम या वन। तो आपको पता है जल से तो मृदा अपरदन हो सकता है, हवा से बह के उड़ जाता है, मतलब उड़ के चल जाता है। जंगल से भी मृदा अपरदन होता है, इससे कटाव करने से। तो हिम बर्फ जो है मृदा अपरदन नहीं करता है, किसी प्रकार का हानि नहीं पहुंचाता मृदा को, अपरदन में नहीं हानि पहुंचाता है। भारत के किस राज्य में जल की संसाधन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? यानी सबसे अधिक मात्रा में यह जल जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? 4 में से तो अरुणाचल प्रदेश में। राजस्थान में तो आपको पता है जल की बहुत कमी है। 31, संसाधन प्रकृति की देन है, मानव के द्वारा इसका अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। इसका मुख्य इससे समस्या पैदा हो गई, क्या होती है? तो संसाधन का ह्रास होता है, एकदम होता है। संसाधन समाज के कुछ लोगों के हाथों में आ गया, हाँ, कुछ लोगों के हाथों में आ गया, फैक्ट्री हो गया, जंगल हो गया। संसाधन वैश्विक परिस्थिति पैदा हो गया है, एकदम सही है। तो इनमें से सभी, ठीक है। सवाल नंबर 32, विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए ब्राजील के किस शहर में जून 1992 में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये सवाल पहले भी था, जिसका आंसर है रियो डी जेनेरियो, ठीक है। सवाल नंबर 33, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भाग भू क्षेत्र पर्वत के रूप में है? भू क्षेत्र पर्वत के रूप में मतलब उसका जो भाग है वो कितना परसेंट भाग जमीन वो पर्वत पठार के रूप में है? तो वो 30% है। कितना है? तो 30% है। निम्नलिखित में से कौन सा अचक्रीय है? अचक्रीय का मतलब जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता हो, अचक्रीय कहलाता है। सिर्फ सवाल बदल रहा है, या अनवीकरणीय जिसको बोल सकते हैं, तो वो कोयला। क्या है? कोयला, ठीक है। सवाल नंबर 35, निम्न में से कौन से राज्यों में अति पशुचारण के कारण भूमि निम्नीकरण के जिम्मेदार हुआ? यानी कौन सा राज्य है जहां अति पशुचारण हुआ और भूमि निम्नीकरण हुआ उससे? तो
ज़्यादातर मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले इलाके में ये देखने का प्रॉब्लम मिला है, ठीक है। 36 नंबर सवाल, पवन द्वारा मैदान तथा अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो पवन हवा के द्वारा जो है ढाला क्षेत्र, जो इलाका ढालू क्षेत्र होता है, ऐसा नीचे की तरफ होता है, वहाँ पवन अपर्दन होता है हवाओं के द्वारा। कभी आप अगर आप सऊदी अरब का चित्र देखे होंगे तो वहाँ, या वीडियो देखे होंगे कुछ, तो वहाँ भी जो है हवाएं चलती है तो क्या उड़ती है, धूल उड़ती है पवन के साथ साथ बहुत बड़ी मात्रा में। सवाल नंबर 37, निम्न में से भारत के किन राज्यों में खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार है? तो आपको पता है झारखंड इनमें से अग्रणीय राज्य है। तो झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। फिर भी हम लोग गरीबी का हालत झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा खनिज है, कोयला, कोयले की नगरी हमारे पास है। देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म एवं वनों का अपार संचय का किस क्षेत्र से जाना जाता है? यानी देश का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें खनिज, जीवाश्म और वन होती हैं? तो पठारी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? तो पठारी क्षेत्र। सवाल नंबर 39, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का दो वर्गीकरण किया जाता है, एक होता है जैव और एक होता है अजैव, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है? रेगर मृदा, किस मृदा को क्या कहा जाता है? रेगर मृदा कहा जाता है। तो काली मृदा को रेगर मृदा कहा जाता है। सवाल नंबर 41, भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान किस प्रकार के मिट्टी मृदा से बना हुआ? संपूर्ण उत्तरी मैदान, उत्तर का जो भाग है वो किस प्रकार की मृदा से बना हुआ है? तो जलोढ़ मृदा से। सवाल नंबर 42, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से किस प्रकार के वैश्विक परिस्थितियां संकट पैदा हो गया है? तो संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से भूमंडलीय तापन बढ़ा है, जमीन का तापन बढ़ गया है, ओजोन का परत का अपक्षयन हो गया है, ये भी हो गया, सही है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ गया है, इनमें से सभी यानी चारों चीजें हुई है। सवाल नंबर 43, जल और उर्वरक के अधिक अविवेकपूर्ण उपयोग से किस प्रकार की समस्या पैदा हुई है? यानी जल और उर्वरक, पानी और उर्वरक के अधिक उपयोग के कारण जो है जल संक्रांता बढ़ गई है, पानी की मात्रा घट गई है बहुत ज्यादा, लवणता बढ़ गई है, सूक्ष्म इकाई कमी हो गई, यानी इनमें से सभी चीजें हो गई है। और ये लास्ट सवाल है इस चैप्टर का, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए? तो न्याय संगत बंटवारा होना चाहिए, यानी जिसको जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी वाला बात होनी चाहिए। तो हमने इस चैप्टर को एक बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास किया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। आपको ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। हम इसी तरह के बहुत सारे वीडियोज आपके लिए क्लास 10th, 11th, 12th और 8 और 9 सभी क्लासेस के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए इस चैनल पर लेकर आएंगे। एसजे लाइव, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी भरोसा के साथ कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा।